हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड फॉलो अप पोम नंबर 8 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Work in small groups and discuss the following questions. Page number 161. Question number 1. How do people live in countryside? So my dear students, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। How do people live in countryside? ना कंट्री के साइड में लोग कैसे रहा करते हैं, खासकर हम किन की बात करें, विलेजेस की, रिमोट एरियाज की। तो यहाँ पर किस तरह लोग रहा करते हैं, अब आप खुद सोचिए और विचार कर कर देखिए कि वहाँ का रहन सहन कैसा होगा। कंट्री के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्बन साइड्स में अधिकांश लोग बहुत मॉडर्न होते हैं ना। अब यहाँ पर कैसे होंगे? द पीपल लिविंग इन कंट्री साइड लीड देयर लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे। यहाँ पर यह दिया गया है कि जो लोग होते हैं कंट्री साइड में रहने वाले, लीड देयर लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे। वे लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं। साधारण तौर पर जीवन जीने का कारण है, क्यों? क्योंकि ये कारण इसीलिए है, कहीं ना कहीं क्या होता है, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा अर्बनाइज नहीं होते, जानकारी नहीं होती उन लोगों को, तो स्वाभाविक है वो लोग सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, सिंपल तरीके से रहन सहन रखते हैं। दे वेयर सिंपल क्लोथ, वो क्या करते हैं, साधारण क्लोथ्स पहनते हैं। दे हैव नो टेलीविजन टू एंटरटेन देम। यहाँ पर कहा गया है कि उन लोगों के पास कोई भी टेलीविज़न नहीं होती। टेलीविज़न आप सभी को पता है क्या होती है। टेलीविज़न एक क्या कहना चाहिए, आपके सामने एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर आप पिक्चर देख सकते हो। दे लीड देयर लाइफ इन नेचर। वे लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। नेचर में ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। टेलीविज़न टू एंटरटेन देम, और टेलीविज़न का रूल किस लिए है, टेलीविज़न इसलिए है उनकी लाइफ में ताकि वो एंटरटेन कर सकें। तो वहाँ पर उनकी लाइफ में टेलीविज़न तो है ही नहीं, तो वो लोग कैसे लेंगे? तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर टेलीविज़न का उपयोग बहुत कम है। दे अवेल द प्रिविलेज ऑफ नेचर। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि दे अवेल। अब अवेल से क्या समझते हैं, हेल्प और बेनिफिट, है ना। दे अवेल द प्रिविलेज ऑफ नेचर, यानी वो लोग क्या करते हैं, जो प्रिविलेज होता है, यानी जो राइट और इम्यूनिटी ग्रांटेड एज अ पिक्यूलर बेनिफिट एडवांटेज और फेवर, जो भी आपका एडवांटेज है नेचर की तरफ जो दिया गया है, उसके क्या करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, है ना। देखिए प्रकृति क्या करती है, हमको हर एक चीज़ प्रोवाइड करके रखती है। आज अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ अवेलेबल है आज हमारे हाथों में। इसका सबसे बढ़िया कारण यही है कि नेचर ने हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल करके रखा है। तो यही सब चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है आज के समय में, इसका सबसे बड़ा कारण नेचर को ही मानना चाहिए। इसलिए नेचर हमारी माँ की तरह है। लाइकवाइज ये वर्क इन फील्ड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इसी तरह वो लोग क्या करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। आपने किसानों को देखा होगा, और किसानों के साथ उनके बच्चे और बीवी मिलकर क्या करते हैं, पूरा जोतने का काम करते हैं, प्लो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो कंट्री साइड का छोटा सा सीन है जो कि हमने यहाँ पर देखा। They cultivate field, they grow corns, vegetables, furthermore, they send all these things to market from where we buy all these things. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, they cultivate field, ना पूरी जो फील्ड है उसको जोतने का काम करते हैं, वहाँ पे बीज होते हैं उनको डालते हैं ताकि वो समय पे उग जाएं। They grow corns, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे लोग ग्रो क्या करते हैं, क्या उगाते हैं, कॉर्न्स उगाते हैं, भुट्टे उगाते हैं। Vegetables, furthermore, they send all these things to market फ्रॉम वेयर वी बाय ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि वे लोग क्या करते हैं, दे सेंड ऑल दीज थिंग्स टू मार्केट। मार्केट में हर एक चीज़ को बेचते हैं। टू फॉर्म वेयर वी ऑल बाय ऑल दीज थिंग्स, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों को खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि वो लोग अपनी सब्जियाँ उगाते हैं और सब्जियों को उगा के मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और मार्केट में हम लोग जाके उनकी सब्जियां वगैरह जो उन्होंने उगाई हैं उनको खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री साइड के काम, उनका रहन सहन, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पर इजीली देखा। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत बढ़िया है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। भाई एग्रीकल्चर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे है, चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर इज असेंशियल फॉर अस। यहां पर कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो है वह बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है
फॉर अस बिकॉज वी गेट सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, कॉटन एंड स्पाइसेस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाते हैं ईजिली। जैसे सीरियल्स हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल्स, दाल, आपने कितने से दालों का नाम सुना होगा, जैसे कि तुअर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, है ना, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कॉटन हो गया, ठीक है, इन सब की खेती होती है। एंड स्पाइसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के थ्रू ही क्या होता है, ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टाइल सॉइल? अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। फर्टाइल सॉइल क्या होती है, उर्वर भूमि क्या है? अगर मैं बात करता हूँ सॉइल की, ऐसा सॉइल जहाँ पर अगर आप कुछ बोओगे तो बोने के बाद क्या होगा, स्वाभाविक है कि वहाँ से आपको बीज निकलते हुए मिलेंगे। अगर सॉइल अच्छी होगी, है ना, वही चीज़ है। फर्टाइल सॉइल बियर्स बम्पर क्रॉप्स ना। अगर फर्टाइल सॉइल है ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो उग पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्षमता होगी। इफ वी हैव अबंडेंट क्रॉप्स, अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में क्रॉप्स हों, द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री में इम्प्रूव। इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है कंट्री की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आवर कंट्री में भी इकोनॉमिकली साउंड, कहीं ना कहीं क्या होगा, अर्थशास्त्र आप सभी जानते होंगे किससे डील करता है, पैसे से, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन सब चीज़ों की उपयोगिता होती है। अगर हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं अच्छे से काम करेंगे, हर एक चीज़ अच्छे से रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इफ़ द कंट्री इज़ इकोनॉमिकली साउंड, यदि हमारे जो देश है वो इकोनॉमिकली साउंड होगा, इट मे कम्पीट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, यानी हमारे पास पैसा होगा, अच्छे से पैसा कमा पाएंगे हम, कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनेंशियली तौर पे हमारा जो बैंक है वो भरा होगा देश का, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, कॉम्पीट कर पाएंगे। कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता कर पाएंगे, किनके साथ, उन सभी देशों के साथ जिनकी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छी पकड़ है। हैव यू एवर प्लॉट और सीन अ मैन प्लॉगिंग? ब्रीफली नरेट द एक्सपीरियंस। अब आप लोगों को पता है खेत जोतने का कार्य क्या होता है, तो आपने कभी किसी को देखा है या आप अपना अनुभव बता सकते हो? आई हैव सीन अ मैन प्लॉगिंग द फील्ड ना। प्लगिंग का फील्ड का मतलब क्या होता है? प्लाइंग द फील्ड का मतलब यही है कि मैंने देखा है कि कैसे एक आदमी किस तरह से हल के द्वारा उसकी मदद से क्या करता है, खेत में फरोज बनाता है ना, क्यारियां बनाता है। द प्लो इज मेड अप ऑफ वुड एंड शार्प पॉइंटेड टू ऑफ आयरन, टूल ऑफ आयरन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा, प्लो के द्वारा किया जाता है। प्लो इज मेड अप ऑफ वुड, ये किसका बना होता है, वुड का बना होता है ना। एंड शार्प पॉइंटेड टूल, अब ये हल जो है बड़ा मजबूत सा होता है और उसका उपयोग करते हैं और उसके अंदर आयरन लगा होता है। टू बुल ड्रॉ इट, टू बुल्स ड्रॉ इट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो बुल, बड़े बड़े बुल होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके आगे रहते हैं और उसको उसके पीछे फिट कर दिया जाता है। द फार्मर ऑलवेज मेक्स प्रेशर ऑन द प्लो। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फार्मर है वो थोड़ा बहुत प्रेशर लगाता है किस पे, उस हल पे। थस द फील्ड इज प्लोड, और इसी कारण क्या होता है, पूरी फील्ड जो है वो जोत ली जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस डीपली दिया है, पेज नंबर 162। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज द फादर कॉल्ड एन एक्सपर्ट? अब यहां पर कहा जा रहा है कि पिताजी को एक्सपर्ट क्यों कहा गया। एक्सपर्ट का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसको बहुत अच्छे से वह काम आता है, और एक्सपर्ट वही बन पाता है जो बहुत प्रैक्टिस करता है। He is an expert person because he plows the horses perfectly well. Now here dear students, what we are learning, हम क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ यही सीख रहे हैं कि किस तरह से हम किसी को समझना है। तो वही चीज़ है कि he is an expert। अब ये जो है पोम के बीच से दिया हुआ बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो हमको यही सीखना है कि कैसे उनका आंसर देना है। He is an expert person, वो बहुत ज़्यादा डेक्स्टर्स या एक्सपर्ट था, माहिर था, बिकॉज ही प्लॉज द हॉर्स परफेक्टली। अब जो हॉर्स हैं उन लोगों को क्या करता था, अच्छे से ज्वाइन करके रखता था और उनके द्वारा खेत को जोतता था। अब आप लोगों को पता होगा कि जो बाहर के देश होते हैं, खासकर यूरोप, तो वहाँ पे घोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वे लोग क्या किया करते हैं, उन घोड़ों को ना यूज़ करते हैं और उन घोड़ों के द्वारा ही क्या करते हैं, पूरा खेत जोतते हैं। खेत जोतने की प्रक्रिया में जो घोड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना,
और उनकी जो तस्वीरें होती है आप लोगों ने देखी भी होगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आप लोग प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखें, समझें, ताकि आप कनेक्टिविटी ला सकें। The horse become ready to work even if the direct them in a slow voice, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ओवरऑल जो हॉर्सेस हैं वो क्या होते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पे देखिए विद इन इट्स कंट्रोल द हॉर्सेस बिकम रेडी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। टू वर्क इवन इफ यू डायरेक्ट देम इन अ स्लो वॉइस, अगर उनको आप थोड़ी सी वॉइस में बोलो, ऐसे करोगे, तो उनको इंडिकेशन मिल जाता है कहीं ना कहीं कि हमको क्या करना है, हमको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है, हमारा मालिक हमसे काम करवाना चाहता है। तो यही वाला भाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। जब हमने पोम की स्टार्टिंग वाला पार्ट देखा था, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था ये बात कि कहीं ना कहीं जो घोड़े होते हैं वो अपने मालिक की इंडिकेशन पे काम करते हैं। वॉट डिड ही लुक लाइक, किस तरह से वो दिखता है। ही वॉज लुकिंग लाइक एन एक्सपर्ट, कहीं ना कहीं क्या होता है, वे एक्सपर्ट की तरह दिखता है। एक्सपर्ट मतलब जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाला हो, मास्टर हो, माहिर हो, दक्ष हो, है ना। आप इसको दक्ष भी कह सकते हो। इन द वर्क ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। अब प्लॉइंग द फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह खेत जोतने में बहुत माहिर था। हाउ रिजोल्यूट वॉज ही एट हिज वर्क। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूट का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना। तो हाउ रिजोल्यूट, कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयवादी थे वो जब वो अपना काम किया करते थे। कार्य करते समय हर एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि उस कार्य में दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यहीं पर हमको देखना है कि कैसे। He was a farmer and well determined at his work। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि he was a farmer, वो एक फार्मर थे, and well determined at his work, और बहुत ज़्यादा क्या थे, determined थे। क्या था, having made a firm decision and being resolved in not to change in it, है ना। यानी आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो डिटरमाइंड होना, डिटरमाइंड का मतलब कि आपने सोच लिया है कि मेरे को ये वाला काम करना है, तो इस वाले काम को मैं कर रहूँगा, कोई भी आए कोई भी हिलाए मैं नहीं डूलूंगा। यही वाली बात यहाँ पर कही जा रही है स्ट्रांगली। He was particular to guide horses with a long narrow strap around its neck, है ना। बहुत बड़ी सी क्या होती, खूंटी बांध देता था। Rolling over the field, वो क्या करते थे, रोल करते थे फील्ड पे। Watching them plowing the field, और इससे वो क्या करता, देखता था कि वो किस तरह से जोत रहे हैं खेत। What was the observing when the was plowing। अब क्या होता था जब वो प्लॉइंग कर रहा था, तो उस समय की बात बताई जा रही है कि क्या ऑब्जर्व करता था। He was observing the narrow trench made by plow to see whether it was exactly done properly. He was very particular in plowing the field। अब देखिए यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि जब वो खेत जोतने का कार्य करता है तो उस क्षण वो एक बात और ध्यान में रखता है, अपनी नज़रों से, सक्रिय नज़रों से देखता है कि जो भी क्यारियाँ मैं बना रहा हूँ अपने घोड़े की मदद के द्वारा, एकदम मदद के साथ एकदम खींचते हुए, क्या वो अच्छे से हैं। अपनी एक आँख बंद करके ऐसे ही वो देखता है कि वो सही बनी है कि नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिलता है उसका ऑब्जर्वेशन व्यू पॉइंट। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये है कि वो किस तरह से फील्ड को अच्छे से क्या करे, जोते। तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर का मतलब डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे तरीके से उस काम को निभाने वाला है ना। ट्रेंच का अर्थ क्या होता है, अ लॉन्ग नैरो डिच ना, गड्ढा टाइप, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, या आप नाली कह सकते हो ना, नाली जैसी ऐसी नाली बनती, डिच टाइप की। Why were his eyes narrowed and angled। अब ऐसा क्या कारण है कि उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी सकरी हो जाती हैं और एंगल्ड हो जाती हैं, है ना, कुछ एक एंगल बनाती हैं। नैरोड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बिकम और मेक लेस वाइड, थोड़ा कम करना और लेस वाइड करना अपने क्षेत्र को। प्लेस और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ समथिंग, लाइक एंगल मतलब कोई ऐसा एंगल, जैसे 90 डिग्री बनाया तो ना, आंखों से आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को, ऐसे ऐसे करके, तो एक एंगल बनता है। His eyes were concentrated on the field and the horses, nothing else. Now, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, His eyes were concentrated, यहाँ पर उनकी जो आंखें हुआ करती थी वो पूरी तरीके से concentrated थी। Concentrated in the sense बहुत अच्छे से वो चीज़ों को देखते थे ध्यानपूर्वक। On the field and the horses, nothing else।
फील्ड में देखते थे वो, उनकी नज़रिया फील्ड के प्रति बहुत ज़्यादा क्या था, दृढ़ था। एंड द हॉर्सेस, और हॉर्सेस को भी देखते थे ध्यानपूर्वक, उसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। ही हैज़ डन सो टू इंश्योर दैट इट वॉज डन प्रॉपरली, वह ऐसा इसलिए किया करते थे ताकि क्या हो, सुनिश्चित कर सके दैट इट वॉज डन प्रॉपरली, कि ये सब कुछ जो किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। नैरोड एंड एंगल्स मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द मूवमेंट ऑफ द हॉर्स एंड द वर्क डन। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलता है कि कॉन्सेंट्रेट करना, नैरो एंड एंगल ना, इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो कॉन्सेंट्रेट ही कर रहा था कहाँ, हॉर्सेस पे और अपने कल्टीवेशन वाले एरिया पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है, व्हाट डज मैपिंग सजेस्ट अबाउट हिज प्लॉइंग, है ना। अब यहाँ पर मैपिंग है ना, अब मैपिंग से क्या समझते हो, अपने मन में मानचित्र बनाना, वो मानचित्र बना के रखता था। मैपिंग मीन्स द सर्वे ऑफ द सर्फेस वेयर द वर्क वॉज गोइंग ऑन, है ना। एक मानचित्र रहता है ताकि आप ये भी कह सकते हो एक सर्वे करना, है ना, चीज़ों को देखना समझना। सर्वे करता था वो सरफेस का, वेयर द वर्क वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ का वो सर्वे करता था। अब आप लोग जानते होंगे सर्वे का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, ठीक है। तो अब अगर आपके माइंड में चीज़ों को ऑलरेडी बना के रखा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, माइंड मैपिंग करके रखिए, तो स्वाभाविक है आप क्या कर पा रहे हो, पूरे के पूरे सरफेस को ईजिली देख पा रहे हो। हियर इट मीन्स द सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ हिज प्लॉइंग, ऑफ द प्लॉइंग। यहाँ पर सुपरविजन और ऑब्जर्वेंस की बात हो रही है। सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ साफ निकलता है कि किसी चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करते हुए देखते रहना, है ना। सुपरविजन, अब सुपरविजन से आप ये समझ सकते हो कि एक अच्छे दृष्टिकोण से, है ना, अच्छे तरीके से चीज़ को देखना ध्यानपूर्वक, कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज़ है ना। वॉट वॉज अ चाइल्ड डूइंग वाइल द फादर वॉज एट वर्क, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वॉट वॉज अ चाइल्ड, अब बच्चा क्या कर रहा था, वाइल हिज फादर एट वर्क, जब उसके पिताजी कार्य कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग एंड मेकिंग मैरी। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे मैरी का मतलब क्या होता है, खुश होना, सुना होगा ना, मैरी क्रिसमस, तो यही बात है। चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन मेकिंग मैरी, यानी खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, खेल रहा था। समटाइम्स हिज फादर राइड फ्रॉम ऑन हॉर्सेस बैक, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता था, जो फादर थे राइड हिम ऑन हॉर्स बैक, उनके जो घोड़ा उसके पीछे बिठा देते थे। अगेन ही वॉज डिपिंग इन राइजिंग ऑन द ग्राउंड, और वो क्या कर रहा था, डिप कर रहा था, राइज कर रहा था। फर्दर ही वॉज फॉलोइंग हिज फादर विथ स्लो हैवी स्टेप्स, और कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी के साथ फॉलो कर रहा था स्टेप्स को। वॉट डिड द चाइल्ड विश वाइल फॉलोइंग हिज फादर, अब बच्चा क्या सोच रहा था जब अपने पिताजी को फॉलो कर रहा था वो। द चाइल्ड वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो द फील्ड, जो चाइल्ड है वो क्या करना चाहता है, ग्रो होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। एंड प्लो द फील्ड, अब यहाँ पर क्या करना चाहता है, वो भी अपनी पूरी जो फील्ड है उसको जोतने का काम करना चाहता है, कल्टीवेट करना चाहता है। ही थॉट सो टू हेल्प हिज फादर, और कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी की मदद करना चाहता है। हाउ वॉज अ चाइल्ड इज न्यूसेंस, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस तरह से वो बच्चा जो था न्यूसेंस था, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, विचित्र टाइप का, है ना, कॉजिंग इनकन्वीनियंट अनॉयंस, बहुत अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस लाने वाला। द चाइल्ड वॉज न्यूसेंस बिकॉज ही वॉज स्टम्बलिंग एंड समटाइम्स फेल डाउन, छोटा बच्चा है तो स्वाभाविक है गिरेगा बढ़ेगा, तो वही कार्य कर रहा है, खड़ा है, स्टम्बल हो रहा है, छोटे बच्चे के बारे में बता रहे हैं। ट्रिपिंग और लूजिंग बैलेंस, यहाँ पर क्या बात हो रही है, ट्रिपिंग और लूजिंग बैलेंस। बैलेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप खड़े हो और अचानक से भूकंप आए तो आप स्टम्बल हो जाओगे, ठीक है। तो वाइल वॉकिंग मूविंग विद डिफिकल्टी, आप चल रहे हो तो हिल डुल रहे हो, ये सब बात यहाँ पर कही जा रही है। वाई डज द फादर नॉट गो अवे, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो पिताजी हैं वो क्यों नहीं आगे जाते हैं, वाई ही इज नॉट गो अवे ना, वाई डज द फादर नॉट गो अवे। द सन हैज अंडरटेकन द वर्क, यहाँ पर जो पिताजी हैं, अब पिताजी का जो बच्चा है उसने क्या करा, उसने पूरा काम जो है अपने हाथों में ले लिया, अंडरटेकन कर लिया। अंडरटेकन का मतलब क्या होता है,
commit oneself to and begin an enterprise or responsibility take on। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है द सन हैज अंडरटेकन, ले लिया, द वर्क, पूरा का पूरा जो काम है उसको अपने हाथों में ले लिया। हिज फादर, अब आप सभी जानते हैं उसके पिताजी जो थे पूर्व में वो काम किया करते थे। वॉज डूइंग इन द पास्ट, अब वही काम वो क्या करते थे, पास्ट में करते थे, तो वही काम आज उनका बच्चा कर रहा है। नाउ हिज फादर रिमेन्स बिहाइंड हिम, अब क्या हो रहा है, जो उसके पिताजी हैं वो क्या है, पीछे रह रहे हैं, बिहाइंड मतलब पीछे रह रहे हैं। एंड गाइड्स हिम इन हिज वर्क, और गाइड का मतलब क्या होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हिज फादर हैज बीन अ फार्मर, उसके पिताजी जो थे वो एक फार्मर रह चुके हैं। he has a wide experience of farming, अब वाइड का मतलब क्या, चौड़ा। आपने देखा होगा कि वाइड, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। द सन हैज लिटिल नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अब यहां पर क्या है, जो बच्चा है उसके पास क्या है, नॉलेज है, पर वो क्या है, लिटिल, बहुत कम नॉलेज है ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो ही हैज टू एक्वायर नॉलेज, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, लेना पड़ता है। टू द सेम फ्रॉम हिज फादर, जो नॉलेज उनके पास थी वही नॉलेज वो उससे लेता है। फादर वुड रिमेन बिहाइंड हिम एंड गाइड, और पिताजी क्या करते हैं, पीछे रहते हैं और उसको गाइड करते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर आ रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेज नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फॉलोअर इन द पोम। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहां तक कि कौन है फॉलोअर इस पोम में, द फादर, द सन और बोथ। अब देखिए यहां पर बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात आ रही है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिताजी फॉलोअर होंगे या बच्चा फॉलोअर होगा। हु इज द फॉलोअर, it is very important to understand, no? So here it is given that we have to explain the entire part. Shimas Hine composed poem follower, son is the follower of his father। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है शीमस हिनी, उन्होंने क्या करा है, ये फॉलोअर नाम की जो पोम है उसको कंपोज किया है। कंपोज का मतलब रचना की है। और यहाँ पर जो बच्चा है, जो सन है, वो क्या है, वही है फॉलोअर ऑफ हिज फादर। यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने पिताजी को फॉलो कर रहा है, उनका पीछे जा रहा है, अनुपालन कर रहा है। द फादर टुक ऑल केयर ऑफ हिज सन, अब ये जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, टुक ऑल द केयर ऑफ हिज सन, उनका जो बच्चा है उसकी पूरा ना क्या कहना चाहिए, केयर करते हैं। When he was a child, जब वो बच्चा था तो उस समय वो क्या करा करते थे, उसकी पूरी केयरिंग करते थे। He worked in the field, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां पर ही कौन है, ही उनके पिताजी हैं, तो उन्होंने क्या करा, ही वर्कड मतलब काम किया उन्होंने, कहां पे, फील्ड में। फील्ड क्या है, वो जगह जहां पे वो वर्क किया करते थे। ही प्लॉट हिज फील्ड इंगेजिंग हॉर्सेस, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, ही प्लॉट हिज फील्ड इंगेजिंग हॉर्सेस फॉर द पर्पस। अब यहां पर ओवरऑल हॉर्स की मदद से क्या किया जाता था, कल्टीवेशन का प्रोसेस होता था, कल्टीवेट करते थे, जोतते थे वो। एट दैट टाइम हिज सन वॉज स्मॉल चाइल्ड, और जिस समय वो ये काम किया करते थे उनका बच्चा क्या था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। He used to go along with his father there and play all day long। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि he used to, वो क्या करा करते थे। अब ये देखिए used to है ना, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए used to यूज किया है। go along with his father, कहीं ना कहीं वे अपने फादर के साथ जाया करते थे। and play all day along, all day long, पूरे दिन वो क्या किया करते थे, घूमा करते थे उनके साथ, प्ले किया करते थे, है ना, इंजॉय करते थे कहीं ना कहीं। Sometimes his father ride him on the horse, और कभी कभी क्या होता था, उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते थे, ride him on the horses, अपने बच्चे को हॉर्स के पीछे बिठा देते थे और कभी कभी अपने शोल्डर में बिठाते थे। Now as he has become young, अब जैसे कि वो बड़ा हो रहा है,
ही हैज़ टेकन अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फादर। अब कहीं ना कहीं जो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके पिताजी की वो उन्होंने ले ली हैं। ही हैज़ बिकम हिज फॉलोअर, वो उनका फॉलोअर बन गया है। थस इट इज क्लियर दैट द सन इज द फॉलोअर ऑफ हिज फादर। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है? क्लियर क्या होता है? दैट द सन इज द फॉलोअर ऑफ हिज फादर। जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं क्या है? फॉलोअर है। ठीक है, फॉलोअर का मतलब आप समझ के जो अनुपालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ समरी ऑफ द पोम। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, आपको एक सारांश लिखना है पूरी पोम का। अब सारांश का मतलब आप सभी जानते हैं, एक संक्षिप्त जानकारी या संदर्भ देना, एक जानकारी प्रदान करा, सारांश देना, जहां पर हम पूरा पूरा जो अपने पोम में पढ़ा है उसको अपने मन से बताते हैं। अब देखिए, Shimas Heaney composed poem follower in the live description of a farmer father and his son। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लाइव डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनके पिताजी का और बच्चे का। ठीक है, द सन डिस्क्राइब्ड इट इन अ मोस्ट इंटरेस्टिंग मैनर। अब यहाँ पर जो बच्चा है उसने क्या करा है? डिस्क्राइब्ड इट, बताया है किस तरीके से? बहुत ज़्यादा रोचक तरीके से। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, मैनर मतलब उस तरीके से। ही नरेट्स हिज फार्मर फादर्स स्टाइल ऑफ डूइंग अ वर्क। नरेट्स का मतलब क्या होता है? बताना, स्टोरी टेल करना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपने पिताजी जो हैं उनके स्टाइल के बारे में कि किस तरह से वे क्या करा करते हैं, किस तरीके से वो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं। द फादर प्लो हिज फील्ड विद द असिस्टेंस ऑफ हिज हॉर्सेस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सहायता। घोड़ों की सहायता द्वारा क्या करते हैं वो पिताजी? खेत जो है, फील्ड जो है, क्षेत्र जो है, उसको प्लो करते हैं, यानी जोतते हैं। ही डज सो टू प्रिपेयर हिज फील्ड फॉर कल्टीवेशन। ही इज वेरी पर्टिकुलर इन डिस्चार्जिंग द वर्क ही हैज अंडरटेकन। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वो पूरी तरीके से खेत जोतते हैं अच्छी तरीके से। वो बहुत ज़्यादा क्या? पर्टिकुलर इन डिस्चार्जिंग द वर्क, लाइक जो भी काम उनको दिया गया है, जो भी वर्क उनके हाथों में है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फर्दरमोर अगर हम आगे देखें, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड हिज अटेंशन वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ हॉर्सेस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आगे अगर हम देखें तो वो पूरी तरीके से धैर्यतापूर्वक कॉन्सेंट्रेट करते थे ना, हिज अटेंशन वॉचिंग द मूवमेंट। अब जो घोड़े हैं किस तरह से खेत जोतने का काम कर रहे हैं, हॉर्सेस प्लोइंग द फील्ड, उसको देखते थे ध्यान से। हिज सन हैज ऑल्सो कम विथ हिम देयर। और उनका जो बच्चा था वो क्या करता है? वह भी उनके साथ आया था। द चाइल्ड इंजॉयज द प्लेजर ऑफ नेचर। अब जो बच्चा है वो जो प्लेजर है ना, प्लेजर जो मिलता है नेचर का, उसको भी इंजॉय करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किस बात की प्लेजर की बात की जा रही है? नेचर ऐसा क्या प्लेजर दे रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, आप खेत जोतेंगे, पूरी प्रकृति है आपके आमने सामने, हर जगह सॉइल है, पेड़ पौधे हैं आजू बाजू, खुद प्रकृति का बाग, हॉर्स है, घोड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देख के बच्चा एंजॉय करता है। समटाइम्स हिज फादर राइड्स हिम टू हॉर्सेस बैक। कभी कभी ऐसा हुआ करता है कि जो हॉर्स है उसके पीछे बिठाते हैं उसको। ही रन्स, प्लेज एंड ऑफन फॉल्स डाउन इन द फील्ड। कहीं ना कहीं क्या होता है? वो भागता है, खेलता है और अक्सर गिर जाता है नीचे। कहाँ पे? फील्ड में। और फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। ओकेजनली ही फॉलोज हिज फादर। और आमतौर पर ओकेजनली ही फॉलोज हिज फादर, वो अपने पिताजी को क्या करता है? फॉलो करता है। हु इज मूविंग विथ हिज हॉर्सेस। अब जो क्या कर रहा है? अपने हॉर्सेस जो है, घोड़े हैं, उनके साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है। इन द वाइड ओपन फील्ड, जो बहुत खुली हुई फील्ड है उसमें उनके साथ घूम रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है, नाउ एज हिज फादर हैज ग्रोन ओल्ड ही विशेस टू टेक ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे ही उनके जो पिताजी हैं वो धीरे धीरे क्या हो गया? ग्रोन ओल्ड ना, वो अब क्या हो गए? ओल्ड हो गए। ओल्ड बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गए? बूढ़े हो गए।
ही विशेस टू टेक ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी उनको वो ले लेते हैं। ही वॉन्ट्स दैट हिज फादर शुड टेक रेस्ट एंड ही शुड वर्क इन हिज प्लेस। कहीं ना कहीं वो क्या कह रहे हैं कि उनके फादर को क्या करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। और उनका जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए? उसको काम करना चाहिए इन हिज प्लेस, जो उनकी जगह है उस जगह पर। नाउ ड्यू टू ओल्ड एज ही स्टम्बल्स। अब क्या होता है, जब ओल्ड होते जा रहे हैं तो इस कारणवश वो गिरने पड़ने वाली स्थिति पे आ जाते हैं, गिरना पड़ना। एज ही वॉज स्टम्बलिंग, जैसे कि वो गिर रहे पड़ रहे हैं इन हिज चाइल्डहुड ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनका बच्चा गिरा पड़ा करता था। इट इज़ हिज डिज़ायर टू फॉलो हिज फादर। यहाँ पर उसके डिज़ायर ये है ना, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। टू फॉलो हिज फादर्स वर्किंग स्टाइल, कि उनके पिताजी किस तरह से काम करते हैं। स्टाइल का मतलब होता है तरीका। ही वॉन्ट्स टू बी हिज फॉलोअर। कहीं ना कहीं वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो उनका फॉलोअर बने। फॉलोअर का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को फॉलो करना। फॉलो मतलब अनुसरण करना। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज राइडिंग। अब अगर हम बचपने की बात करते हैं, जब वो छोटा बच्चा था तो वो क्या करता है? राइड कर रहा था। किस पे? पिताजी के पीछे। एंड शोल्डर्स नाउ ही विशेस हिज फादर शुड स्टैंड बिहाइंड हिम। पिताजी के पीछे या शोल्डर में राइड किया करता था, बैठा करता था, घोड़े के पीछे बैठा करता था, इस तरह से ना, ऐसे पकड़ते थे वो उसको। अब यहां पर क्या हो रहा है? अब वो ये चाहता है कि उसके जो पिताजी हैं वो उसके पीछे खड़े हो। तो यहां पर क्या है? आपने एक चीज देखी, वो है चेंज। कहां उनका बच्चा पहले पीछे था, अब वो आगे आ गया। तो ये समय का खेल है ना, बच्चा बूढ़ा एक समान। हाउ डज द टाइम इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द फादर? अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो पिताजी हैं और जो बच्चा है उस पे समय जो है, समय का असर कैसे पड़ता है? हाउ डज टाइम इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द फादर? उन दोनों के बीच के संबंध पर कैसे वो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर टू डिसाइड एवरीथिंग एंड टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। यहां पर यह कहा जा रहा है कि समय जो है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है टू डिसाइड एवरीथिंग। आपको पता होगा कि हमारी जो जिंदगी है कहीं ना कहीं समय के अंतर्गत आती है। तो टाइम जो है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है क्या डिसाइड करने के लिए? हर एक चीज को। एंड टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी है उसकी जो हकीकत है, रियलिटी, क्या हो रहा है जिंदगी में, कैसे हम जी रहे हैं, उसको बताने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है। वी कैन नॉट चैलेंज दिस फैक्ट। हम इस फैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन वेरी वेल एक्सप्लेन इन द पोम फॉलोअर। ये जो पोम फॉलोअर है यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया गया है। द फादर लेबर्स हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली। ये जो उनकी परिवार है अपने परिवार के कल्याण के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, अपने पिताजी के कल्याण के लिए फादर क्या करते हैं? खूब मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और वो क्या करते हैं? अपनी पूरी फैमिली को देखते हैं, लुक्स आफ्टर हिज फैमिली। ही वर्क्स इन द फील्ड, प्लो इट थ्रू हिज हॉर्सेस एंड सोज द क्रॉप इन द फार्म। वे काम करते हैं कहां पर? क्षेत्र में, फील्ड में। प्लॉस इट थ्रू हिज हॉर्सेस, और जुताई करते हैं खेती के, जो आपको पता है कि फरोज बनाना वाली प्रोसेस जो होती है हल के द्वारा, वो प्रोसेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हॉर्सेस ना, हॉर्सेस की मदद से। एंड जोस द क्रॉप इन द फार्म, और क्या करते हैं? जो क्रॉप्स हैं ना, क्रॉप्स होते हैं, आपने सुना होगा कितने सारे क्रॉप्स अवेलेबल होते हैं ना, तो उन क्रॉप्स को वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, उनको, उनकी बीज जो उनको बोते हैं। द चाइल्ड ओकेजनली गोज देयर विद हिज फादर। बच्चा जो है बार बार अपने पिताजी के साथ वहां पर जाता है। ही प्लेज देयर ऑल डे, और वो क्या करता है? पूरे दिन खेलता है। लॉन्ग अंडर हिज फादर्स गाइडेंस, जो पिताजी हैं उनकी गाइडेंस के अंतर्गत रहता है। नाउ
ही हैज़ ग्रोन अप, अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है। एंड द फादर बिकेम ओल्ड, और पिताजी ओल्ड हो गए हैं। देयर कम्स अ चेंज इन द रूटीन वर्क, उनके जो रूटीन वर्क है, डेली का जो काम है, उसमें क्या है, बदलाव आ रहा है। द सन बीइंग अ यंग पर्सन नाउ, बच्चा बड़ा हो गया है। अंडरटेक्स, ले लेना, क्या ले लिया उसने, पूरी जिम्मेदारियां, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सभी जिम्मेदारियों को उसने ले लिया है। किसकी जिम्मेदारी, अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी। एंड द फादर लीड्स अ पीसफुल रिलैक्स्ड लाइफ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उनके पिताजी हैं बहुत शांतिपूर्वक ना, बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जो है उसको जी रहे हैं। द सन हैज़ टेकन अप द ऑल केयर ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी का क्या ले चुका है, हैज़ टेकन अप बोल रहे हैं ना, तो क्या है, ले चुका है, वो पूरी केयर करने की जिम्मेदारी अपने पिताजी की उसने ले ली है। टाइम हैज़ इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, अब यहाँ पर जो है समय, टाइम को हम क्या कहते हैं, समय ने क्या करा है, इन्फ्लुएंस किया है रिलेशनशिप। अब समय का कुछ प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव करना, किन पे, उनकी संबंध पे, रिलेशनशिप का मतलब संबंध। तो टाइम हैज़ इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो दोनों हैं उनके बीच में क्या करा है, इन्फ्लुएंस किया है। नाउ द सन हैज़ अंडरटेकन ऑल दोज वर्क, अब बच्चे ने पूरा का पूरा कार्य ले लिया जो पूर्व में पास यानी पूर्व में जो उसके पिताजी किया करते थे। फादर लीड्स अ पीसफुल लाइफ टेकिंग रेस्ट, इट रिफ्लेक्ट्स इन द पोम दैट द टाइम हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ। अगर हम पोम को देखें तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, मिरर होता है क्या, कि जो हमारा समय है उसने क्या करा है, चेंज किया लाइफ स्टाइल को दोनों के, पिताजी और उनके बच्चे के। डिस्क्राइब हाउ द पोएट हैज़ कन्वेड द फीलिंग ऑफ द फार्मर्स सन। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बताना है, डिस्क्राइब करना है यानी समझाना है। हाउ यानी कैसे, द पोएट हैज़ कन्वेड द फीलिंग ऑफ द फार्मर्स सन, किस तरह से जो पोएट हैं उन्होंने क्या करा, कन्वे किया, बताया, कन्वे किया उनकी भावनाएं, फीलिंग किसकी, फार्मर के बच्चे की। द पोएट सीमस हिने हैज मोस्ट ब्यूटिफुली कन्वेड द फीलिंग। अब हमको यहां पर इसी चीज को बताना है कैसे कन्वे किया। तो जो हमारे कवि हैं जिनका नाम है सीमस हिने, हैज मोस्ट ब्यूटिफुली कन्वेड द फीलिंग, उन्होंने क्या करा है, बेहद खूबसूरती द्वारा बताया है, कन्वे किया है क्या, द फीलिंग ऑफ द फार्मर्स सन, जो फार्मर के बच्चे हैं उनके बच्चों की फीलिंग को बताया है। इन हिज पोम फॉलोअर, जो उनकी पोम फॉलोअर है उसमें। ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड, वो क्या करता है, वह याद करता है, रिमेंबर करता है चाइल्डहुड को, उनका जो बचपन का दिन है ना, चाइल्डहुड डेज, उनको वो क्या करता है, रिमेंबर करता है। व्हेन हिज फादर वॉज लेबरिंग हार्ड, जब उनकी पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। लेबरिंग हार्ड, लेबरिंग का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, है ना। डे एंड नाइट, पूरे रात और दिन वो बहुत मेहनत करते थे। टू मेट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली, जो आवश्यकता है, हर फैमिली की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो मेहनत करते थे। ही हैज गिवन एंटायर अफेक्शन टू हिज सन, यहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या करा, संपूर्ण अफेक्शन। अब देखिए अफेक्शन का मतलब जो लगाव है अपने बच्चे को दिया। ही हैड डन हार्ड लेबर टू कल्टिवेट हिज फील्ड एंड नेवर टुक परफेक्ट रेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, ही हैड डन, क्या किया था उन्होंने, क्या कर चुके थे वे, बहुत तगड़ी मेहनत की, हार्ड लेबर, तगड़ी मेहनत की। टू कल्टिवेट हिज फील्ड, है ना, अपने फील्ड को क्या किया, जोता। एंड नेवर टुक परफेक्ट रेस्ट, और कभी भी क्या नहीं लिया था, आराम नहीं लिया था, परफेक्ट आराम नहीं, पूरा आराम नहीं लिया कभी। ही वॉज इंगेज इन हिज वर्क थ्रू आउट द ईयर, और वो क्या करते थे, पूरे समय अपने काम में इन्वॉल्व रहते थे, इंगेज रहते थे। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, अब थ्रू आउट से भी समझ सकते हो पूरे साल। ही हैड डन एवरीथिंग, उसने क्या करा, सब कुछ किया। वॉट हिज सन आस्क्ड फॉर इन दिस चाइल्डहुड, ना जो इस बचपने में जो बच्चे की आवश्यकता होती है उसको लेकर सब कुछ किया। द सन फील्स हाईली ऑब्लिज्ड,
कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्लिज्ड फील करता है, मेक लीगली और मॉरली बाउंड, ना कहीं आप बाउंड हो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य आपको करना है तो आपको करते हुए समझ के आप उसके लिए बाउंडेड हो। एंड इंडेप्टेड ऑफ हिज फादर सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर क्या है, जो उनके पिताजी का जो बलिदान है ना, पिता ने बहुत बलिदान किया, तो उसी बलिदान को लेकर वो क्या है, इंडेप्टेड है। इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है, ओइंग ग्रेटिट्यूड फॉर अ सर्विस और फेवर। अगर आपके लिए किसी ने कुछ सर्विस किया या कोई काम किया है तो स्वाभाविक है आप लोग क्या करेंगे, उनके प्रति आप लोगों का एक नजरिया बनेगा। तो वही है, किसका भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाएगा। नाउ एज ही हैज बिकम अ ग्रोन अप यंग मैन। अब जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है कि वह एक बड़ा जवान आदमी बन रहा है ना, बन चुका है। ही हैज बिकम, अब अगर ही हैज बिकम तो वो बन चुका है ना। ही वॉन्ट्स टू रिलीव his father from all duties and responsibilities and to do all those work what his father had been doing, कर चुके रहे हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है he wants to relieve his father ना, wants to relieve मतलब relieve का मतलब होता है उनको वो प्रोवाइड करना, एक तरह से आप कह सकते हो शांति, काम से फुर्सत प्रोवाइड करना। तो फुर्सत प्रोवाइड करना चाहता है अपने पिताजी को, उनके जितने भी कर्तव्य हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना, ड्यूटीज़ हो गया जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आवश्यकताओं के साथ जो आप पे वो बर्डन आता है कार्य करने का, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, देखभाल करना। एंड टू डू ऑल दोज वर्क व्हाट हिज फादर हैड बीन डूइंग, जो उनके पिताजी किया कर रहे थे, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर वो सजग हुआ। ही वॉन्ट्स टू फॉलो हिम, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वो उनको फॉलो करता है प्रॉपरली इन लाइफ, जो उनकी जिंदगी है उसमें वो उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ही इंटेंड्स टू बिकम हिज फॉलोअर, वो चाहता है, ही इंटेंड्स, वह चाहता है कि वो क्या बने, उनका फॉलोअर बने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि इसकी रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो या कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास आप सभी के लिए टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।